हेलो, गुड इवनिंग। और मैं सुनीत वापस हूँ फ़िज़िक्स की क्लासेस लेकर के। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था डेरिवेटिव्स ऑफ कॉमन फंक्शंस। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। बस एक एग्ज़ाम्पल देना बाकी था, वो मैं अभी दे देता हूँ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक्स, जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स जो बचा हुआ था वो मैक्सिमा, मिनिमा और इंटीग्रल कैलकुलस। सो आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट हो जाए और इंटीग्रल कैलकुलस भी मैं आपको बता दूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने एक्चुअल फिज़िक्स, काइनेमेटिक्स यानी मोशंस को लेकर के, लॉज ऑफ मोशंस को लेकर के शुरुआत कर सकें। सो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल ऑफ डेरिवेटिव्स का। जैसे मैंने फार्मूलाज बताए थे कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। सो आज लाइट लगाया है मैंने, कुछ ज़्यादा ही इस पे आ रहा है। खैर एनीवेज, आज का वीडियो ऐसे ही चलने वाला है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था डी यू वी अपॉन डी एक्स। इसका फार्मूला होता है यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला है। और एक फार्मूला जो मैंने बताया था u अपॉन वी का बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो इस फार्मूला को यूज़ करने वाला, जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ अभी एक एग्जांपल लेना बहुत ज़रूरी था, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे और थोड़ा सा वापस भी हो जाए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लंबा गैप हो गया। अब गैप नहीं रहने वाला है। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लासेस हो जाए। वीक में मैं 3 या 4 क्लासेस लेने का सोच रहा हूँ अब से। सो अभी अब देखते हैं कैसा रहता है ये। सो चलिए, एग्ज़ाम्पल है हमारा कि इफ़ y इज़ इक्वल्स टू e पावर x sin x, तो dy अपॉन dx क्या होगा। सो इट इज़ d ऑफ e टू द पावर x sin x अपॉन dx इज़ इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ e टू द पावर x हुआ u, sin x हो गया v। सो ये फार्मूला क्या था, e टू द पावर x d sin x अपॉन डी एक्स प्लस sin x d e टू द पावर x अपॉन डी एक्स। sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या होता है बताइए। वो डेरिवेटिव होता है cos x। सो e टू द पावर x cos x प्लस sin x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। सो e टू द पावर x कॉमन, cos x प्लस sin x। क्या आप देख सकते हैं। सो दिस इज़, ये है डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये होगा। सो ये था हमारा एक एग्ज़ाम्पल डेरिवेटिव का।
अब जो हम बताने वाले हैं वो है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव्स क्या है, dy अपॉन डी एक्स क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, उस पर अभी हमने एक एग्जांपल भी किया है। सो चलिए अब हम देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये नाम से ही आपको मैक्सिमा, मैक्सिमम, मिनिमा, मिनिमम ऐसे ही कुछ नाम से आपको लग ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डेफिनेशंस पे नहीं जाते हैं। एक ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब आप जानिए इस ग्राफ में मेरी फेस आपको साफ़ नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे ख्याल से बोर्ड साफ़ आना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल से मेरा फेस भी साफ़ आ रहा है। एक ग्राफ है, ग्राफ इज़ दिस, ठीक है, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। दिस इज़ द पॉइंट x1 and this is the point x2। ठीक है, ये एक्सिस थोड़ा 90 डिग्री पे नहीं है क्योंकि ऑर्थोगोनल होता है ये दोनों एक्सिस, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है। दिस इज़ द मैक्स। इस ग्राफ में ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, एक्चुअली प्लॉट नहीं किया है, बस मैंने रफ स्केच ही खींचा है, बट ये आप मान के चलिए एक ग्राफ है जिसे हमने प्लॉट किया है। और एट x1, ठीक है, एट x इक्वल्स टू x1 y का वैल्यू मैक्सिमम है। सो इसे मैक्सिमा बोलते हैं, और x2 पे y का वैल्यू मिनिमम है। अब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये एक स्लोप है, ठीक है, फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, और एक ये स्लोप है। ठीक है, तीन स्लोप है। एट x इक्वल्स टू x1, ये जो स्लोप है, ये स्लोप इज़ गिवन बाय, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज़ गिवन बाय एट x इक्वल्स टू x1। तो इसे हम लिखेंगे स्लोप एट x इक्वल्स टू x1 is given by tangent x at x equals to 1 at x1। ठीक है, ये देख, so and that tangent is equals to tan 0 is equals to 0। तो यहाँ पे जो dy अपॉन डी एक्स है इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि हम जानते हैं दैट स्लोप is equal to the rate of change at a particular point। dy upon dx is the rate of change of y with respect to x at a particular point। तो the particular point is x1। इस x1 पे आपका जो dy upon dx का वैल्यू है that is given by, actually dy by dx is given by the slope of the graph। पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वो स्लोप होगा वही उस पॉइंट का dy अपॉन dx का वैल्यू होगा। सो इस x इक्वल्स टू x1 पे, ठीक है, एट x इक्वल्स टू x1 पे जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। सो dy अपॉन dx इज़ 0। उसी तरीके से, सेम तरीके से यहाँ पे भी ये जो स्लोप है दैट इज़ पैरेलल
टू द एक्स एक्सेस, और यहाँ पे भी ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब समझने वाली बात ये है कि मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ ज़ीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ ज़ीरो मिनिमम पे। यहाँ ये जो स्लोप है इस पॉइंट्स के लिए, ठीक है, ये स्लोप इंक्रीजिंग है, दिस इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, और ये जो स्लोप है डिक्रीजिंग है, यानी इसको एक्चुअली पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इंक्रीजिंग, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ डिक्रीजिंग। अब थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करके चलते हैं, ठीक है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ, शायद आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो मैक्सिमम मिनिमम का। मैं ये सब मिटा रहा हूँ। मैं उसी ग्राफ को फ्रेश थोड़ा सा बड़ा और ड्रॉ करता हूँ। This is the point of maximum x1, this is x2, so this is x1 and this is x2, और ये आपको y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हम जानेंगे इसको, मान लीजिए अब हम और प्लॉट करते हैं, प्लॉट आज सही नहीं हो रहा है, ये है, ये है, ये एक पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग टू x, दीज आर द पॉइंट ऑफ y, ठीक है। ये थोड़ा सही नहीं बन रहा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक्स ए, एक्स बी, दिस इज एक्स ए, दिस इज एक्स बी, दिस इज एक्स सी, दिस इज एक्स डी, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग जो y का पॉइंट है, वाई ए, वाई बी, वाई सी, वाई डी। अब आप जानिए कि हर एक पॉइंट के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स का कुछ वैल्यू होगा, जो कि यहाँ जा कर के डी वाई अपॉन डी एक्स यानी मैक्सिमा पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ आप जान रहे थे कि इसके पहले स्लोप पॉजिटिव है, द स्लोप हियर इज़ पॉजिटिव, यहाँ डी वाई अपन डी ज़ीरो, और यहाँ पे स्लोप जो है इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब हम जानते हैं वो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन स्लोप के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इंक्रीजिंग। If slope is positive and dy upon dx is decreasing if slope is negative, ठीक है। तो dy upon dx is increasing if the slope is positive and dy upon dx is decreasing if slope is negative. So हमने जो यहाँ पे देखा है,
इसका मतलब पूरा का पूरा डी वाई अपॉन डी एक्स भी चेंज कर रहा है दोनों जगह। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, is equals to d of dy upon dx dx, या फिर इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोर्ड छोटा है, मैं बहुत जल्दी ही एक थोड़ा सा इससे बड़ा बोर्ड लेने वाला हूँ। सो अब हमने जाना रेट ऑफ इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि हम इस ग्राफ से जानते हैं, दिस इज मैक्सिमम x1 x2 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एट दिस पॉइंट। यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है इंक्रीजिंग है, यहाँ से dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सो अब जो है हम एक इसमें ये लिख सकते हैं, देयरफॉर डी टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डी टू वाई। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ के बाद जब ये पॉजिटिव है, यहाँ ज़ीरो हुआ, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीजिंग हो जाता है, कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स घटने लगता है, ज़ीरो के बाद जाने लगता है, घटने लगता है। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर is less than 0, so at maximum, and ये पहला केस हुआ। दूसरा केस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो एट मिनिमम। ओके, अब तो ये आपने पढ़ा मैक्सिमम मिनिमम क्या है। ये मैक्सिमम मिनिमम का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप ये पूछिएगा कि आखिर इस, क्योंकि अब देखिए आप पढ़ तो हम लोग फिज़िक्स रहे हैं, वी आर ऑलरेडी लर्निंग फिज़िक्स, तो इस मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ क्या है फिज़िक्स में और कहाँ से ये आया, मतलब आया तो जहाँ से भी आया हो लेकिन इसका फिज़िक्स में यूज़ क्या है, हाउ वी विल यूज़ दिस इन फिज़िक्स। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने अपने नोट्स में प्रिपेयर करके रखा है, यस हाइट रिच्ड। चलिए
use of maxima and minima. ठीक है, एग्जाम्पल एक सपोज़ कीजिए, मैं क्वेश्चन लिखूँगा नहीं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए हम लोग जैसे क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, राइट। तो क्रिकेट खेलने के टाइम पे हम लोग कभी कभी ध्यान देते थे, जो हमारे हाथ में बॉल रहता था और उस बॉल को हम काफ़ी बार खेल खेल में हवा में फेंकते थे ऊपर। कॉस्को बॉल रहता था और कई बार तो प्लास्टिक से भी खेले हैं हम लोगों ने, पर वो कॉस्को बॉल रहता था और फिर उसे हम लोग हवा में उछालते थे। हवा में उछालने पे एक सर्टेन लेवल तक वो बॉल जाता था, उसके बाद वो वापस आता था। वापस आना, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, आप ये जानते हैं। बट अब अगर ये मैं पूछूं कि आपने ये जो बॉल फेंका ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो आप कैसे बताइएगा। तो चलिए, जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअली हाइट रेज्ड इन टाइम टी बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू इज़ गिवन बाय। इसके लिए एक जो फॉर्मूला होता है जो कि दिया जाता है वो है h इज़ इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है ये, दिस इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। माइनस साइन ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ये जाता है, सो इसीलिए। वो तो साइन आपको बाद में जब ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो उस समय आपको साइंस प्लस माइनस समझ में आएगा। प्लस माइनस साइन इतना आप जान लीजिए कि आपने वेक्टर्स पढ़ा है, वेक्टर्स में साइंस होते हैं। साइन क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में साइन होता है, इसीलिए वो साइन जो है प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, वो वेक्टर्स से आया। और ये यूज़ मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं ना, हाइट इज़ कितना टाइम लगेगा ये हमें जानना था। तो हम ये जानते हैं कि एच हाइट, एच लिख लें, इज़ फंक्शन ऑफ टाइम टी। सो अब ये जो बॉल है या कोई पार्टिकल है, जब ये ऊपर की तरफ गया, एक सर्टेन हाइट पे आने के बाद वो बॉल की वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये बॉल रुक गया और अब यहाँ के बाद ये बॉल वापस आना शुरू होता है। यहाँ पे हाइट गया, तो डी एच, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको हाइट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एच बाई डी टी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी एच बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, जो हमने मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद कीजिए, अभी जस्ट पढ़ा था हमने, जहाँ ये था। सो यहाँ पे डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, सो डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, use initial velocity that is constant, so u dt upon dt, okay,
and minus half g is constant dt square upon dt is equals to u, ठीक है, -1/2 g। इसका फॉर्मूला था, सॉरी, किसी भी, जो हमने पढ़ा भी था कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव जो है इज़ इक्वल्स टू n x टू द पावर n-1, ठीक है। सो अब इसे हम लेके आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2t टू द पावर 2-1 u माइनस हाफ, ये गया हाफ, ही हटा दीजिए, जी टी, राइट, डी एच अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज u is equals to gt. So how much time will it take for the ball to reach or the particle to reach a height where the speed is 0, या फिर ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पीड इज़ 0 और रीचिंग इट्स मैक्सिमम हाइट, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि जब स्पीड जब 0 हो जाएगा तो वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, या जो वो मैक्सिमम हाइट तभी पहुंचेगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्पीड नहीं वेलोसिटी बोलनी चाहिए। सो u इक्वल टू 0, तो इसमें t इज इक्वल्स टू u बाई जी, इनिशियल वेलोसिटी बाई जी, दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। सो ये था हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, और इसी के थ्रू हम ये कंडीशन पे पहुँचे हैं। दिस इज़ द कंडीशन। तो अब आपने समझ लिया कि मैक्सिमा मिनिमा जो हम पढ़ रहे हैं, जो कैलकुलस है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ये एक कंडीशन को डिराइव करने में, ये सोचिए कि जो बॉल आप ऊपर फेंक रहे हैं वो बॉल का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, या फिर कितने टाइम में वो बॉल अपने मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा। सो ये कैलकुलस कितना यूज़फुल है ये हमारे लिए, आप समझ रहे होंगे। मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ भी आपने देख ही लिया यहाँ पे। सो चलिए, यहाँ पे आपका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, फिज़िक्स में अभी मैं जितना आगे बढ़ाने वाला हूँ वहाँ तक के लिए वो ऑलमोस्ट हो चुका है। आगे अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, या फिर कोई ऐसा टॉपिक आया जो कि आपको नहीं पता है या मैंने नहीं बताया है, तो मैं वो टॉपिक उसी समय उस क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में वो मैं कवर कर लूँगा, और तब मैं आगे बताऊँगा। यानी कि अगर कोई ऐसा टॉपिक आया मैथ्स का जिसका यूज़ हो रहा है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फ़िज़िक्स की, या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने में, और वो मैंने नहीं बताया है, तो वो मैं पहले बताऊँगा फिर मैं आगे करूँगा। लेकिन ऑलमोस्ट ज़रूरत के लायक हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिसिंग है तो वो मैं बता दूंगा, और अगर ऐसा कुछ लगता है आपको कि वहाँ पर मिसिंग है, वो हम मुझे पहले ही कवर करना चाहिए, सो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अब आता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक सेकंड, सो अब चलिए, अब हम चलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ। बोर्ड वाकई में छोटा है, और वैसे एक मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा था कि मैं एक और चैनल शुरू करूं, और उस चैनल में मैं सिर्फ़ और सिर्फ कैलकुलस की क्लासेस दूं, ठीक है। सो आप मुझे बताइएगा कि क्या कैलकुलस की क्लासेस मुझे लेनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है मैं जो पढ़ रहा हूँ, और मैं वो उसमें भी मैं चाहूँगा कि जो मैं पढ़ूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूज़फुल है कैलकुलस, फ़िज़िक्स में तो है ही।
और आगे भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो कैलकुलस आपको जानना चाहिए। कैलकुलस और उसके डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल कैलकुलस ये बहुत यूज़फुल है। इंटीग्रल कैलकुलस जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रल कैलकुलस कितना ज़रूरी है। सो चलिए इंटीग्रल कैलकुलस शुरू करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस क्लासिकल ज्योमेट्री। अब आप बोलेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस में क्लासिकल ज्योमेट्री कहाँ से आ गया? अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये है कोन, ये एक स्फेयर है। ये कोन नहीं है, ये एक्चुअली ट्रायंगल है। दिस इज कोन। इन तीनों का फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमें क्लासिकल ज्योमेट्री से मिलता है। ठीक है, तो क्लासिकल ज्योमेट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? बिगेस्ट अचीवमेंट कि वो इन तीनों डायग्राम्स का आपको जो एरिया है वो आपको बताता है। लेकिन यहाँ एक शॉर्टकमिंग भी है कि क्लासिकल ज्योमेट्री आपको उसे क्या बोलते हैं, जो एक जनरलाइज्ड फिगर होता है ना, उसके एरिया को निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं देता ये हमें। ठीक है, और इस जगह पे आपको इंटीग्रल कैलकुलस आता है, राइट। सो अब एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 वीडियोस कर देता हूँ इसे स्विच। एक मैंने मैक्सिमा मिनिमा के लिए बता दिया जहाँ डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब मैं इंटीग्रल कैलकुलस का एक क्लास ले लेता हूँ। जस्ट मैं एक और नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें मैं इंटीग्रल कैलकुलस को डाल देता हूँ। वो एक सेपरेट टॉपिक बन जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो चलिए अभी जस्ट मिलते हैं थोड़ी देर में एक और वीडियो के साथ।